Welcome back everyone to the online e-learning platform of Syncori Education. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और मैंने आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स के रिगार्डिंग सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको क्लास में ही करवा दिए थे और याद भी करवा दिए थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जो कि आपकी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपके प्री बोर्ड्स में भी आ सकते हैं और मेन एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वाई बॉन्ड एंगल इन NH4+ इज हायर देन NH3। तो स्टूडेंट, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो आपका NH3 होता है उसमें जो आपका N एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और अगर NH4+ में बात करें तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। फिर आप बोलेंगे सर फिर क्यों इसका बॉन्ड एंगल अलग आता है? तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ गौर से देखिए, मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपकी जो नाइट्रोजन होता है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 3 तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, बट उसके पास एक लॉन पेयर रह जाता है। अगर हम बात करें NH4 की, तो इसके पास कोई भी लॉन पेयर नहीं होता है। तो ड्यू टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज पर एज द वेस्पेयर थ्योरी, जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूं स्टूडेंट्स कि आपको एग्जाम में क्या क्या की पॉइंट्स है जो याद रखने इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अगर हम फर्स्ट की पॉइंट की बात करें तो एन एटम इन NH3 is sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया फर्स्ट, जो आप सभी को पता है कि आपका NH3 होता है उसमें आपका N एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेकंड जो आपको की पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स, वो ये याद रखना है कि किसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल आपका चेंज होता है। तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं दोनों का, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, आपको समझ आए कि कैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, कहाँ आपके लोन पेयर लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम NH3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, बट जो इसका शेप होता है वो हो जाता है स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है? पिरामिडल। ठीक है, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर आपका एक लॉन पेयर है और यहाँ पर आपका बॉन्ड पेयर है, ये भी आपका बॉन्ड पेयर है। अगर हम सिमिलरली बात करें आपके NH4+ में, तो इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं होता है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। और जो इसकी ज्योमेट्री होती है ना स्टूडेंट्स, वो रेगुलर होती है, टेट्राहेड्रल, जो आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होती है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? इसकी होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है, जबकि यहाँ पर आपका ये लॉन पेयर प्रेजेंट है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस लॉन पेयर और दिस बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये जो होता है आपका लॉन पेयर, ये स्लाइटली इधर टिल्ट हो जाता है। तो जो आपका, अगर बात करें रेगुलर की, तो रेगुलर में जो आपका एंगल होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है 109 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। बट ड्यू टू दिस डिक्रीज, ये जो आपका एंगल होता है, ये जो बॉन्ड पेयर होता है, रिपल्शन लगाता है, और इसकी वजह से ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये पास पास आ जाते हैं और आपका एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। इसकी वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट्स 107 डिग्री और 8 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वैल्यूज का इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 2 कंसेप्ट याद रखने हैं। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपका NH3 में होता है पिरामिडल और आपके NH4+ में होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको याद रखना है क्या? ड्यू टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दिस एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम 109 डिग्री टू 107 डिग्री। ठीक है, यही सारी चीजें हैं जो आपको लिखनी होती है। मैं आपका इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं एक बार। तो स्टूडेंट्स, अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें यही बताया, देखिए पहले इन्होंने कहा है एन इन NH3 इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये चीज तो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। फिर इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स। 3 बॉन्ड पेयर्स कौन कौन से स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन के साथ जो 3 बॉन्ड बनाए उन तीनों की बात की जा रही है। इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर होता है। और ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो एक्चुअली यहाँ पर स्ट्रॉन्गर क्यों कहा है?
अगर हम बात करें आपके NH4+ की, तो इसमें भी आपके 2 बॉन्ड पेयर है, बट बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये आपने आपकी वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था क्लास 11th में। अगर आपको वो चीजें याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रख लीजिए कि जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है उसके कारण इसका एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो वही चीज इन्होंने लिखी है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पेयर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, द बॉन्ड पेयर repulsion, the tetrahedral angle decreases from 109 degree 28 minute to 107 degree. As a result, NH3 is pyramidal. However, when it reacts with proton, जब NH4+ कैसे बनेगा, NH3 के साथ आप एक प्रोटॉन का एडिशन करा देते हैं। ठीक है, ये लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन यहां से इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मतलब जो आपका NH4+ है उसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होता, पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ 4 आइडेंटिकल बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन। चारों की चारों आइडेंटिकल है, क्योंकि आपके चारों के चारों एटम्स है वो हाइड्रोजन के हैं, तो इसकी वजह से ये अपनी रेगुलर शेप जो कि है टेट्राहेड्रल वो अज्यूम कर लेता है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप फिर भी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपके एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिएक्शंस का बताता हूं कि क्या आपको अगर रिएक्शंस दे रखी है तो उसके प्रोडक्ट कैसे लिखने, आपके एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया कि आपका जो इसमें पूछ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी क्या रिएक्शन रहती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमने, ये रिएक्शन तो बुक में है ही नहीं, तो ये तो हमने याद ही नहीं की। तो स्टूडेंट्स आपको रिएक्शंस याद नहीं करनी होती है, आपको 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनको रिएक्ट करवाना है, एडिशन करना है, तो आप एडिशन करेंगे तो आपको देख के पता लग जाता है क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया की बात करें, तो अमोनियम क्लोराइड जब भी किसी के साथ एडिशन होता है ना, तो आपकी अमोनिया गैस तो निकलती ही निकलती है, वाटर भी निकल जाता है, बाकी जो बचा हुआ कंपाउंड्स है आप उसको मिक्स कर दीजिए और आपकी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मैं बता देता हूं आपको फिर भी कि कैसे आपको रिएक्शंस लिखनी होती है स्टूडेंट्स। तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है आपको। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है ये तो सभी बच्चों को पता होगा, NH4Cl। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है NH4Cl। वहीं हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका इन्होंने दिया हुआ है कितना है, CaOH2। ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको NH4 दिख रहा है, इसका एक हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर जाएगा आपके इससे, ठीक है, कैल्शियम के साथ, और ये आपका कंपाउंड बना लेगा। मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं पूरी की पूरी। NH4Cl का अगर हम एडिशन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सबसे पहले तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज थी जो बताई थी, वो क्या थी स्टूडेंट्स, कि अगर आपका अमोनिया है तो आपकी क्या निकलेगी, आपकी NH3 गैस तो निकलेगी। ठीक है, तो लिख दीजिए NH3। ठीक है, फिर आपको पता है कि वाटर तो निकलना है, तो लिख दीजिए H2। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या बन सकता है। यहां से आपका NH3 निकल गया तो एक H बच रहा है, Cl बच रहा है और O बच रहा है, तो आपका जो थर्ड कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है HClO। ठीक है, ये बहुत ही एसिडिक होता है। तो बस सिंपल सी रिएक्शन थी, आप यहां से देख के बता सकते हैं। आपको पता लग गया अमोनिया है तो आपकी अमोनिया NH3 तो आएगी और पानी भी है उसके साथ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई आपकी इस क्वेश्चन की। तो आप अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम, तो इसमें और आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता, आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स अमोनिया वाटर एंड HClO। ठीक है, तो ये हो गई स्टूडेंट्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा देता हूं आपका, ये है आपका स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको रीजंस देने हैं कि क्यों N2O5 है वो मोर एसिडिक होता है N2O3 से। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि आपका ये जो N2O5 है ये क्यों एसिडिक होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आपको एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर देखना है तो आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। मैंने आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी बताया था, मैं इनका आपको फिर से निकाल के बता देता हूं। अगर हम बात करें N2O5 में, तो स्टूडेंट्स 2x ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 जनरली, -10
इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज 5 एटम है आपके ऑक्सीजन के और 2 है आपके नाइट्रोजन के, तो 2x आ गया। 2x इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी आई? +5। ठीक है, वहीं हम बात करें आपके दूसरे कंपाउंड की जो है N2O3। N2O3 तो अब तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2 × 3 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। अब आप ही बताइए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, N2O5 की या N2O3 की? N2O5 की। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। आपको यही सारी चीजें लिख देनी है कि आपका जो N2O5 होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, N2O3 होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। तो ड्यू टू दिस रीजन जो आपके N2O5 होता है उसकी वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू N2O3 बिकॉज एसिडिक नेचर डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी थी, एक तो क्या कि आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, और दूसरा कि जो आपका ये है इसके साथ आप कैसे रिएक्ट करवा सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा अगला वाला जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने में वैसे इसमें कुछ था नहीं, बट आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का प्रोसेस पता होना चाहिए था। और दूसरी चीज जो थी वो आप सारी की सारी थ्योरी से लिख ही सकते हैं। मैं आपको इसका फिर भी एक सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका कि आपको इसके सॉल्यूशन में क्या लिखना है। अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इज N2O5 +5। आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करके नहीं बतानी है, बट आप सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट रट भी नहीं सकते, तो आप साइड में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए और फिर लिख दीजिए, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। 5 × 2 10 डिवाइडेड बाई 2 5। ठीक है, आप सिमिलरली, और जो बात होती है स्टूडेंट्स ये यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी +3 होती है और ये N2O3 की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, N2O3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। कैसे? 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3। तो अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने नाइट्रोजन एटम्स हैं उसको वापस से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा। और सेकंड जो की पॉइंट है आपको इस क्वेश्चन में याद रखना था वो ये था कि जितना ज्यादा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। तो यही चीज इन्होंने यहाँ लिखी है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का इंक्रीज होता जाता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं अब आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूं आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रुप 15 एलिमेंट्स के क्वेश्चंस में आने की सबसे ज्यादा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो आपका PbNO3 होल ट्वाइस होता है ऑन हीटिंग गिव्स एक ब्राउन गैस देता है। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि वो ब्राउन गैस कौन सी है। ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन था ये मैंने आपको क्लास में बताया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। मैंने आपको बताया था कि क्यों ये डाइमराइज हो जाता है, बिकॉज जो आपका NO3 होता है उसका पास एक ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं फिर भी आपको डिटेल एनालिसिस बता देता हूं कि आपको क्या लिखना है या फिर कैसे एग्जाम में इस आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें इसी में PbNO3 की, तो देखिए स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपका PbNO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, ऑन हीटिंग, ठीक है, गिव्स ए ब्राउन गैस। तो कौन सी होती है आप सभी को पता है, ये देता है आपको NO2। जो आपका NO2 होता है ये होता है ब्राउन गैस। अब आप NO2 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता है इसके अंदर, आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, 6 वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपके नाइट्रोजन में होते हैं 5। तो 6 2 जा 12 एंड 5 17। तो यहाँ पर 17 मतलब ओड नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में सिर्फ सिंगल कंपाउंड है जिसके ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इससे स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये स्टेबल नहीं हो पाता है और ये जल्दी से जल्दी डाइमराइज कर लेता है। तो जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो आपका NO2 है ना, ये डाइमराइज हो जाता है ऑन कूलिंग। ठीक है, और ये बना लेता है आपका N2O4 जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। तो ये तो होता है आपका ब्राउन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कि ये ब्राउन गैस होती है और ये होती है आपकी कलरलेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी कलरलेस। तो मैं आपका इसका एक बार सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं कि आपको इसको कैसे लिखना है।
तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने आपकी रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। आपने जब PbNO3 होल ट्वाइस का ऑन हीटिंग ये क्या किस किस में टूट जाता है, NO2 में टूट जाता है, PbO और O2 में भी टूट जाता है। ठीक है, आपको ये अगर और अदर जो प्रोडक्ट्स है वो याद है तो ठीक है, बट आपको ये तो पता रहना चाहिए कि इसको हीटिंग कर रहे हैं तो आपको जो एक ब्राउन गैस मिलती है वो कौन सी होती है, NO2। उसके अलावा आपको ये चीजें भी याद रखनी है वैसे कि आप PbO और आप जब बैलेंस कर पाएंगे अगर आपको पता है कि इसके बाकी अदर प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, NO2 जो आपकी होती है वो होती है ब्राउन गैस, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। और NO2 डाइमराइज कर जाती है N2O4 में कूलिंग, बिकॉज इसके पास क्या रहता है स्टूडेंट्स, ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। उसमें मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा, आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स की। ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने बता ही दिया था कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3। और स्टूडेंट्स ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 आपके s ऑर्बिटल में आ जाते हैं और 3 आपके p ऑर्बिटल में आ जाते हैं। अब मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता देता हूं सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अब हर किसी का तो याद भी नहीं रख सकते और सबका ऑफ प्रिंसिपल से इतना बड़ा आप अपनी एग्जाम में भी नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, आपको नोबल गैसेस का याद रखना होता है। आपको पता होनी चाहिए कि इस एलिमेंट्स के ऊपर कौन सी नोबल गैस आती है, उसके बाद जो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। आपको सिर्फ एक की पॉइंट याद रखना है, वो क्या है स्टूडेंट्स, आप किसी का भी अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है N-2 F14। ठीक है, देन N-1 D10 NH2 और NP 1 से 6। ये है आपके सारे p ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फॉर्मूला। तो इसको आप बड़े से सर्कल में अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैं आपको आपकी नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, बिकॉज आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने होंगे, आपके p ऑर्बिटल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको बता देता हूँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ का आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए नोबल गैसेस का। अगर हम आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो आपको पता है हीलियम, हीलियम के बाद आता है स्टूडेंट्स नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, देन रेडॉन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। आप इसको शॉर्ट ट्रिक में भी याद रख सकते हैं और मैं आपको ग्रुप 18 एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें वापस से याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। वैसे हे, ने, AR, KR 0 रन पर, मतलब आगरकर जो आपके बेस्ट क्रिकेटर हुआ करते थे उन्हीं के ऊपर ये जो है शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है कि है ना आगरकर 0 रन पर। ठीक है, ये तो बात हो गई आपको सीक्वेंस याद करने की। अब आपको पता है आपकी पीरियोडिक टेबल में ये सारे एलिमेंट्स ऐसे आते हैं। ठीक है, तो हम आपके हर एक ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ आपको एक ही साथ लिख के बता दूंगा, चाहे फिर आपसे किसी का क्वेश्चन पूछा जाए फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिकॉज p ब्लॉक से ज्यादा 1 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा है कंसेप्ट है। आपको पता है अगर आपको नाइट्रोजन का लिखना है तो आपको एटॉमिक नंबर याद होगा, नाइट्रोजन का मैंने याद करवा दिया था, कितना होता है स्टूडेंट 7। ठीक है, इससे जो ऊपर नोबल गैस होती है वो होती है हीलियम। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। सबसे पहले तो यहां पर लिख दीजिए हीलियम। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप फॉस्फोरस की बात करें तो यहां आ जाएगा नियोन। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आ जाएगा आर्गन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाएगा आपका क्रिप्टॉन और यहां पर आपका आ जाएगा जेनॉन।
ठीक है। आप मॉस्कोवियम का भी ऐसे ही लिख सकते हैं, मॉस्कोवियम के लिए आपका आ जाएगा रेडॉन। ठीक है, ये तो बात हुई। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको इतना लंबा चौड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना होता है, जितना हीलियम का था उतना तो ठीक है, उसके बाद आप आगे बताइए। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, ये जो आपका होता है ये होता है सेकंड पीरियड, ये होता है आपका थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एंड डिनोट करता है ना स्टूडेंट्स, वो डिनोट करता है आपके नंबर ऑफ पीरियड की, आपका जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में। तो हमको अगर नाइट्रोजन का लिखना है तो आपको पता है नाइट्रोजन का कितना होता है, पीरियड नंबर 2, तो 2s2 2p3। ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सभी के लिए सिमिलर रहने वाला है, बस आपके पीरियड्स के नंबर बदल जाएंगे। अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन में स्टूडेंट्स क्या आएगा, नियॉन में अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके पास जो आपका डी ऑर्बिटल है वो भी आ जाता है, और इसमें आपको n-1 लिखना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ होता है 3s2 3p3। ठीक है, वहीं हम बात करें नेक्स्ट एलिमेंट की तो यहाँ पर आपका डी वाला भी आ जाएगा, इसमें आएगा स्टूडेंट्स आपका 4 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर n-1 लिखना होता है आपको। तो यहाँ आएगा आपका 3d10, फिर आएगा आपका 4s2 और फिर आ जाएगा आपका 4p3। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आएगा 3d10, ठीक है, सॉरी 4d10, बिकॉज ये कौन सा है, फिफ्थ पीरियड है, तो इसमें होता है आपका n-1, तो 4d10 और ये आएगा आपका 5s2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 5p3। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बिस्मिथ की बात करें तो इसमें आपके जो f ऑर्बिटल है वो भी हो जाएंगे, और इसमें हम करते हैं n-2। कौन सा पीरियड है स्टूडेंट, 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4f14। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 5d10, फिर आपका आ जाएगा 6s2 और फिर आएगा आपका 6p3। तो ये तो सारे हैं आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और इसके आगे अगर आपने ये लिख दिया तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे आपके पीरियड के, आपके ग्रुप 15 के पूरे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी बता दिया है। अब आपको चीजें याद नहीं रखनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उससे ऊपर कौन सा नोबल गैस का एलिमेंट आता है। बाकी का आप इस फॉर्मूला से इजीली लिख सकते हैं। आपको सिर्फ नंबर ऑफ पीरियड्स, अगर f का ऑर्बिटल आ जाता है जिसमें, तो n-2 करना है, जिसमें d ऑर्बिटल आता है वहां पर n-1 करना है, और ये तो आपको सभी को पता है ns2 np3 रहता है। सिमिलरली अब आप 16 17 18 हर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अगर आप नोबल गैस के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करवा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।